हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज वीडियो में आपसे मैं डिस्कशन करूंगा जीन पॉल सार्त्रे की नॉवल नौसिया। तो ऑलरेडी सार्त्रे की फ़िलासफ़ी को मैंने अपने चैनल पर डिस्कशन किया हुआ है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं फ़िलासफ़ी में सार्त्रे की, मेरा वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब ये क्या है? ये एक नावल है नौसिया। अब नावल लिखी क्यों है सार्त्रे ने? सवाल ये उठता है। सार्त्रे तो फ़िलासफ़र थे। ये इसलिए लिखी है क्योंकि क्या होता है, बहुत बार फ़िलासफ़ी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के समझ में आए, क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं और वो बड़े मुश्किल होते हैं। आम आदमी उनको नहीं समझ पाता। आम आदमी समझता है सिंपल लैंग्वेज और स्टोरी की लैंग्वेज। इसीलिए सार्त्रे ने अपनी फ़िलासफ़ी को ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए इस नावल को लिखा था। जब आप इसकी स्टोरी समझेंगे तो आपको भी सार्त्रे की फ़िलासफ़ी है वो समझ में आ जाएगी। अब ये लिखी गई थी 1938 में, फ्रांस में लिखी, पब्लिश हुई थी 38 में, और इसको लिखा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल होता क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक पार्क में बैठा हूँ, और पार्क में बैठे बैठे जो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो अपने अंदर सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि घास बड़ी अच्छी लग रही है, फ्लावर्स बड़े अच्छे हैं, डूबता हुआ सूरज बड़ा अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार वो वीडियो मैंने बनाया था यूट्यूब पे, उसमें एडिटिंग ठीक नहीं हुई है, कल का टॉपिक क्या होगा, अरे यार घर में कहीं वो गैस मैंने कॉफ़ी बनाने के बाद खुली तो नहीं छोड़ दी, गैस बंद करी थी कि नहीं करी थी, याद नहीं आ रहा। तो अब क्या हो रहा है, आप देखिए मैं बैठा पार्क में हूँ, लेकिन जो मेरी अंदर की स्टेट है वो 3-4 जगह पे अलग अलग फोकस्ड है। तो ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, जिसमें इंसान की जो अंदर की स्टेट है उसको दिखाया जाता है। और इसमें सिंटेक्स, ग्रामर, ये आप देखेंगे जो नॉर्मल एक कन्वेंशनल तरीका है उससे बिल्कुल अलग हो सकता है। क्योंकि जनरली जब हम सोचते हैं तो हम कोई बहुत सिंटेक्स और ग्रामर की दुनिया में नहीं सोचते, हम सिर्फ सोचते जाते हैं। जो थॉट्स हैं वो एक स्ट्रीम में आते हैं और टॉपिक एक से दूसरे दूसरे से तीसरे पे हम ऐसे भटकते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि जो आपकी अंदर की स्टेट है, इनर स्टेट है, उसको जब आप जैसे का तैसा लिखते हैं बिना उसमें कुछ खास उसमें तोड़ मरोड़ करे, इसको बोला जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल। तो सार्त्रे ने ये जो नावल है नौसिया, इसको इसी स्टाइल में लिखा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर आप उसको पढ़ें तो शायद आपको पढ़ने में, समझने में मुश्किल हो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इस स्टाइल को पढ़ने में। ठीक है, ऐसे ही स्टाइल की बात करूँ तो जेम्स जॉयस, ये भी एक फेमस राइटर है थे, खैर अब तो डेथ हो गई उनकी। तो उनकी एक फेमस वर्क है उलिसेस। ऐसे ही वर्जीनिया वुल्फ की एक बुक है मिसेस डेलोवे। तो इन सब में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का यूज़ किया गया, जहाँ पर जो कैरेक्टर की जो इनर स्टेट है, जो अपने आप से वो बातें कर रहा है, जो सोच रहा है, उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो आमतौर पे ये बहुत रॉ राइटिंग होती है और इन जनरल रीडर को समझने में थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसमें आदमी एक इमीडिएटली जो राइटर है एक थॉट पे है, फिर दूसरे थॉट पे है, तीसरे थॉट पे, ऐसे चौथे थॉट पे, तो आपको लगेगा एक कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, एक सिंक्रोनिसिटी नहीं बन रही। ठीक है, तो ये इसी स्टाइल में इस किताब को लिखा गया है। अब कहानी है क्या? कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रोकोटीन। रोकोटीन, और रोकोटीन जो है वो एक हिस्टोरियन है, हिस्ट्री का एक्सपर्ट है, और इसने सोचा है कि मैं ना किताब लिखूँगा एक 18th सेंचुरी के किसी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर। उस पॉलिटिकल फिगर का नाम था मार्क्यूस रोबेलन। तो उसके ऊपर सोचता है कि अब मैं उसकी बायोग्राफी लिखूँगा। तो एक होटल में के कमरे में रहता है रोकोटीन, और दुनिया से आइसोलेट हो जाता है। अब उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू करता है। भाई 18th सेंचुरी का बंदा है, बहुत पुराना बंदा है, तो फैक्ट्स इकट्ठे कर रहा है, जगह जगह जा रहा है, कभी लाइब्रेरी में जा रहा है, कभी आर्काइव्स में जा रहा है, इस तरह से करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, रोकोटीन समुद्र के पास बीच पे टहल रहा होता है। टहलते टहलते ना वो एक पत्थर उठा लेता है, और जैसे उस पत्थर को उठाता है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसे फीलिंग आती है एक बड़ी डिस्गस्ट वाली फीलिंग। उसे लगता है यार ये पत्थर, ये सिर्फ है, ये पत्थर जो है ये सिर्फ है, इसके होने का कोई वजह नहीं है। नेचर में सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, कोई रीज़न नहीं है इसके होने का, कोई मीनिंग नहीं है इसके होने का।
इनहेरेंटली जो नेचर है वो मीनिंगलेस है। क्या मीनिंग है इस पत्थर के होने का? इसकी कोई स्टोरी नहीं है, ये इसकी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है। क्या रीजन है इस पत्थर के होने का? कोई रीजन नहीं है। इट जस्ट इज द वे इट इज। अब ये जो रिलाइजेशन है ना, वो फिर वो अपने पे भी लेता है कि मेरे होने का क्या रीजन है, मैं क्यों हूं यहां पे। मैंने तो सिर्फ कहानियां बना रखी है अपने बारे में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा नाम रोकोटिन है, मैं एक हिस्टोरियन हूं। ये सब तो लेबल मुझे सोसाइटी ने दिए हैं। पर अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं तो सिर्फ हूं। आई एम जस्ट अ बीन, दैट्स इट। जैसे पत्थर है वैसे मैं हूं। जैसे इस पत्थर का कोई रीज़न नहीं है होने का, नेचर इनहेरेंटली मीनिंगलेस है, ऐसे ही मेरे भी होने का कोई रीज़न नहीं है। जो भी रीज़न है हम तो खुद दे रहे हैं कि मुझे हिस्टोरियन बनना है, या मुझे ये बनना है, या मुझे बायोग्राफी लिखनी है थोड़ा ना कुछ नहीं है। तो एक तरीके से ना इसको एक बड़ी डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, जिसको बोला गया नौसिया की फीलिंग। ये जो कहानी का जो टाइटल है नौसिया, इसी के ऊपर है। और वो दुनिया को सब जगह सब चीज़ों को ऐसे देखता है कि यार ये तो बस सिर्फ हैं, क्या रीज़न है इनके होने का। इंसानों को भी ऐसे देख रहा है, समुंदर को भी ऐसे देख रहा है, पत्थर को भी ऐसे देख रहा है, आकाश को भी ऐसे देख रहा है, हर चीज़ को ऐसे देख रहा है। क्या रीज़न है इनके होने का? सिर्फ हैं ये तो हमने अपने वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, कहानियों के थ्रू इनको मीनिंग दे दिया है। बट ऑब्जेक्टिवली तो कोई मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक इसके अंदर क्या है, एक तरह की हाइपर अवेयरनेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। हर चीज़ को थोड़ा ऐसे देखता है कि यार क्या मतलब है, मैं जैसी रियलिटी है, रियलिटी को जैसे का तैसा देखूंगा, मैं इसमें अपनी कहानियां नहीं लगाऊंगा। द वे रियलिटी इज, बिल्कुल वैसी देखूंगा, इसमें बीच में कोई अपने इंटरप्रिटेशन नहीं लगाऊंगा। क्योंकि जितनी भी इंटरप्रिटेशन है ये दुनिया ने हमें, समाज ने हमें सिखाई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम जब चीज़ को देखते हैं तो जैसी की तैसी है, उसको वैसे हम देख ही नहीं पाते। हम उसमें कुछ ना कुछ अपने कलर्स लगाते हैं, कुछ ना कुछ कहानियाँ लगाते हैं, कुछ अपना मीनिंग, कुछ अपना राइट रॉन्ग, मोरालिटी, वैल्यू सिस्टम सब लगा देते हैं। बट जैसी चीज़ है उसको अगर हम वैसे का वैसे देखें तो आपको दिखाई देगा इसका कोई रीज़न ही नहीं है इसके एग्जिस्ट करने का, ये तो बस है। तो यहाँ से उसको ना जो सेंस ऑफ आइसोलेशन है दुनिया में हर चीज़ से, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो फीलिंग है इसी को नौसिया बोला गया है। रोकोटिन को जो फीलिंग आई नौसिया को, उसी को नौसिया बोला गया है। ठीक है, अब होता क्या है, जो सेंस ऑफ आइसोलेशन उसके अंदर डेवलप हो जाता है, वो बीच पे जब पत्थर वाला इंसिडेंट हुआ, अब फिर बाद में ना एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि लाइब्रेरी तो जा रहा था, बायोग्राफी लिख रहा था हिस्टोरिकल फिगर की। तो जब ये लाइब्रेरी ज्वाइन करता है तो वहाँ पे इसको एक शख्स मिलता है जिसका नाम है ओगियर पी। बट इसको एक निकनेम दे देता है रोकोटिन। उसको निकनेम क्या देता है, सेल्फ टॉट मैन। नाम उसका है ओगियर पी, बट उसको निकनेम दे दिया जाता है सेल्फ टॉट मैन। अब इसको निकनेम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो शख्स है जो रोकोटिन को लाइब्रेरी में मिला, सेल्फ टॉट मैन, इसने लाइफ में गोल बनाया है। और गोल क्या बनाया है कि इस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं इनको पढ़ के रहूँगा। और पढ़ भी कैसे रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑथर के नाम से। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले ए नाम से जितने भी ऑथर हैं उनकी किताबें पढ़ूंगा, बी नाम से जितने भी ऑथर हैं उनकी किताबें पढ़ूंगा, सी नाम से जितने भी ऑथर हैं उनकी किताबें पढ़ूंगा। ऐसे करते करते ए से लेके जेड तक जितने भी ऑथर हैं सबकी किताबें पढ़ लूँगा। अब ये उसने अपनी ज़िंदगी का गोल बना लिया था और खुद से ही पढ़ रहा है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया। रोकोटिन ने उसको निकनेम दिया। वो मिडिल एज मैन है, 50 के आसपास उसकी एज है, 50-60 के बीच का आदमी है, कि तुम सेल्फ टॉट मैन हो, और उसको इसी नाम से एड्रेस कर रहा है पूरी नॉवल में। अब उसकी भी कहानी है सेल्फ टॉट मैन की। कहानी ये थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में वो लड़ा था, और जब वो वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद से उसने बड़ा अजीब अपने आप को एक लोनलीनेस थी उसने महसूस करनी स्टार्ट करी। उसको ऐसा लगता था उसकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, और वो इतना परेशान हो गया, इतना डिप्रेस हो गया दैट ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड। उसको पर्पस नहीं मिल रहा था लाइफ में।
लेकिन एकदम से उसको याद आता है कि अगर मैं नॉलेज ले लूँ, अगर मैं, उसको ऐसी इंसाइट होती है कि अगर मैं दुनिया भर की जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है, जितनी भी नॉलेज है, सारी नॉलेज ले लेता हूँ, सारी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लूँगा, सारे ऑथर्स पढ़ लूँगा, जितनी भी नॉलेज है, जितने भी सब्जेक्ट की, सब अपने दिमाग में भर लेता हूँ, इससे मैं ह्यूमैनिटी का बेटरमेंट करूँगा, इससे मैं ह्यूमैनिटी को आगे ले जाऊँगा। इतनी नॉलेज जब मेरे पास आएगी, नॉलेज पावर है, इससे मैं जो इंसानियत है, मानवता है, इसको आगे लेके जाऊँगा बेटरमेंट के लिए, क्योंकि दुनिया में जितने ग्रेट लोग हुए हैं सबका नॉलेज बहुत है। तो ये इसके दिमाग में थॉट आता है। अब इस थॉट को डिस्कशन करता है रोकोटिन से। रोकोटिन अब डेली जाता है लाइब्रेरी, उससे उसकी बातचीत होती है, डिस्कशन करते हैं। रोकोटिन पूछता है तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? ये तो तुमने मुझे बता दिया, तुम किताबें पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, लेकिन पढ़ क्यों रहे हो? एक दिन शायद किताबें कभी ख़त्म हो जाएं, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद, फिर क्या करोगे? वो कहता है यार मैं तो किताबें इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं ह्यूमैनिटी का बेटरमेंट कर पाऊँ। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो ह्यूमंस का जो इनेट नेचर है वो बहुत अच्छा है। बाय नेचर दिल से इंसान सब अच्छे हैं, वो तो उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो बैड हो जाते हैं, ईवल हो जाते हैं, बट इंटरनली हर इंसान बहुत अच्छा है। मैं बिलीव करता हूँ ये जो पूरी ह्यूमैनिटी है, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी प्योर, इट इज़ वेरी इनोसेंट। बिल्कुल बेस में इंसान बड़ा अच्छा है अंदर से। वो तो हालात उसके ऐसे होते हैं, मजबूर कर देते हैं उससे गलत काम करने के लिए। तो मैं ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में बिलीव करता हूँ। मैं एक लव में बिलीव करता हूँ, प्यार में, कि दुनिया में सब जगह प्यार फैले, लोग बहुत शांति से रहें, प्रेम से रहें। इस तरह की बातें कर रहा है। रोकोटिन को बातें समझ में नहीं आती। रोकोटिन कहता है कि ह्यूमन नेचर इतना अच्छा भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो पहले ही आइसोलेटेड फील कर रहा है, पहले ही वो आप देखेंगे वो आइसोलेटेड फील कर रहा है। और इसकी जो बातें हैं सेल्फ टॉट मैन की, उसको समझ में नहीं आ रही। क्या ये यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव, क्या बातें कर रहा है? वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता। और जो ह्यूमंस का इनेट नेचर है वो इतना अच्छा है भी नहीं जितनी तुम बातें कर रहे हो। लेकिन बहस होती है, रोज़ होती है, डिस्कशंस होते हैं तगड़े तगड़े। रोकोटिन को एक बात अच्छी लगती है कि यार ये बंदा बड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट बड़ी सफरिंग इसने देखी है वर्ल्ड वॉर 1 में। मैंने बताया जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था, सफरिंग देखी, फिर भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है यार। एज भी है, 55-60 साल का हो गया है, और रोकोटिन तो भी यंग है। तो रोकोटिन सोचता है यार मैं इतना पेसिमिस्टिक हूँ, लेकिन ये तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है यार। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी है। विल पावर देखिए, सोच रहा है सारी किताबें पढ़ लूँ लाइब्रेरी की। आदमी एक किताब नहीं पढ़ पाता, सारी किताबें पढ़ेगा। तो बड़ी तगड़ी विल पावर है, डेडिकेशन है। और डिस्पाइट द फैक्ट दुनिया में इतना ईवल है, पर यार ये बंदा तो अभी भी इनहेरेंट गुडनेस में बिलीव कर रहा है ह्यूमैनिटी की। तो इंटरनली उसकी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता है। वो बोलता नहीं है उसको, लेकिन अप्रिशिएट करता है कि यार दम तो है बंदे में, हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, विल पावर वाला बंदा है, इतनी किताबें पढ़ना आसान बात नहीं है। तो लाइक करता है उसको इंटरनली, उसको अप्रिशिएट करता है उसको, उस चीज़ को। अब होता क्या है, एक दिन घर जाता है, मतलब घर क्या, होटल के रूम में रह रहा होता है ये। रोकोटिन को एक लेटर मिलता है एनी से। एनी बहुत पहले लाइफ में उसके थी, उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, ठीक है, आप कह सकते हैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो एक एक्ट्रेस थी। करीबन ये बात है 10 साल पुरानी। तो आज उसको ना एक लेटर मिला है। अब वो लेटर पढ़ता है तो उसको 10 साल पुरानी जो मेमोरीज हैं एनी के साथ वो याद आती हैं। एनी सुंदर थी बहुत, एक्ट्रेस, उसकी बातें याद आती हैं। जब लेटर पढ़ता है तो एकदम उसको नॉस्टैल्जिया हो जाता है एक तरह से। उसको याद आता है कि एनी कैसी कैसी बातें करती थी। एनी हमेशा ऐसी बातें करती थी कि लाइफ में ना कुछ परफेक्ट मोमेंट्स होने चाहिए। परफेक्ट मोमेंट समझते हैं आप? जब दो लवर्स साथ हों, सनसेट देख रहे हों, हाथों में एक दूसरे के हाथ हो, इस तरह की बातें, परफेक्ट मोमेंट्स। इन परफेक्ट मोमेंट्स के लिए जीती थी। कि जो सच्चा प्यार होता है ना, जब मिलता है, और जो फिर वो जो परफेक्ट दुनिया नज़र आती है, उन परफेक्ट मोमेंट्स के लिए वो जीती थी। इस तरह की बातें करती थी 10 साल पहले। वो लेटर जब पढ़ता है उसको याद आती हैं सारी बातें, एनी के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आते हैं। लेकिन अब रोकोटिन को लगता है वो पुरानी बातें हैं यार, 10 साल हुए इन बातों को, अब ये बातें मीनिंगलेस लगती हैं। सोच रहा है, कहता है बेकार की बातें हैं यार, ठीक है। उसे लगता है ये इंसान जो है ना, इस एक क्योटिक, ये दुनिया बड़ी क्योटिक है, क्योस है दुनिया में, यूनिवर्स में।
पूरे यूनिवर्स में क्योस है और यूनिवर्स इंडिफरेंट है। इसमें इंसान ऑर्डर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि सार्त्रे की फिलॉसफी का ये बहुत तक वो है, क्रक्स है, एक मेन पॉइंट है कि जो इंसान है वो इस बहुत ही क्योटिक यूनिवर्स में, इस बहुत ही इंडिफरेंट यूनिवर्स में ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑर्डर बनाने की। तो कहता है उसको रियलाइजेशन हो जाता है, रोकोटिन को, कहता है ये बेकार की बात है, और 10 साल पहले वो जो बातें करती थी, परफेक्ट मोमेंट्स, ये सब ऑर्डर बनाने की कोशिश है, लेकिन कुछ होगा नहीं, है तो है नहीं कुछ, मीनिंगलेस है। तो इस तरह की बातें कर रहा है। आप देखेंगे बड़ी पेसिमिस्टिक, बड़ी डिप्रेसिंग थॉट स्टेट है इसकी, ठीक है। इसीलिए कहानी का नाम नौसिया है उसकी। हमेशा उसको ऐसी फीलिंग रहती है अंदर कि कुछ है नहीं यार, कुछ इनहेरेंटली मीनिंगलेसनेस है। अब लेटर पढ़ लेता है एनी का। अब ऐसे ही एक दिन कहीं बैठा होता है बेंच पे, तो उसको पेड़ नजर आता है, और पेड़ काफ़ी बड़ा है। पेड़ की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स को ऑब्जर्व करता है, और जब पेड़ की रूट्स को देखता है तो एकदम फिर सडन अवेकनिंग होती है, एक रियलाइजेशन होती है कि यार ये जो पेड़ है, अगर मैं इसको जैसा है वैसा देखूं तो ये तो सिर्फ है। हमने इसको नाम दे दिया है कि ये पेड़ है, ये ऐसा है, इसकी जड़ें लंबी हैं, इसका जो ट्रंक है वो मोटा है, पत्ते इसके ऐसे हैं, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। ये तो हमने, इंसानों ने एक कहानी बनाई है लैंग्वेज के थ्रू, समझने के लिए थ्रू, एक ऑर्डर ढूंढने के थ्रू। लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए इंसान की सारी बातों को साइड में रख दें, हम अपनी सारी लैंग्वेज को साइड में रख दें, हम अपने सारे लॉजिक को साइड में रख दें, और जैसा सिर्फ पेड़ है उसको सिर्फ वैसा देखें, कुछ लगाएं ना दिमाग में, लैंग्वेज ना चलाएं, थॉट्स ना चलाएं, तो है क्या पेड़? सिर्फ है। इट जस्ट इज, सिर्फ है, सिर्फ वो है। तो अब इसको क्या होता है, उसको लगता है, फिर ये सोचता है कि जैसे पेड़ है, ऐसे अगर मैं अपने बारे में भी सोचूं तो व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। भाई जैसे ये पेड़ है, ये सिर्फ है, ये तो हमने नाम दिया ना पेड़, वो तो सिर्फ है, पेड़ तो हमने नाम दिया है। ऐसे ही पत्थर है, सिर्फ है। ऐसे ही वो कहता है मैं भी हूं, सिर्फ मैं हूं, ठीक है। इसकी फिलॉसफी इसी के ऊपर है। इसने किताब लिखी थी सार्त्रे ने, बीइंग एंड नथिंगनेस। उसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, नहीं समझ नहीं पाओगे आप। बीइंग का मतलब आप इस दुनिया में हैं, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जी मैं साहिल हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं लैंग्वेज को हटा दूँ, सब कुछ हटा दूँ, तो मैं हूँ क्या? मैं तो सिर्फ हूँ। और जैसे ही मैं हूँ, वैसी ये कप है, वैसी ये किताब है, वैसी ये माइक है, वैसी ये कैमरा है जिससे वीडियो बन रहा है, और वैसी वो मोबाइल है जो अपने हाथ में पकड़ा है। वो फ़र्क नहीं है बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे की बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है अब जब हम सारी अपनी कहानी हटा देते हैं, लैंग्वेज हटा देते हैं, तो फिर व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, व्हाट इट मीन्स टू बी साहिल, व्हाट इट मीन्स टू बी रोकोटिन, इंसान के होने का मतलब, इंसान जब है तो फिर इसका क्या मतलब है, व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। ये बड़ा एक क्वेश्चन उठाता है वो, और यही फंडामेंटल फिलॉसफी है। यही फिलॉसफी बहुत तक कैमू की भी है, मिलती जुलती फिलॉसफी है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट की फिलॉसफी ही यही है, व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन इन अ वर्ल्ड विच इज क्योटिक एंड इंडिफरेंट। यूनिवर्स को आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। तो ये है। अब इसको ये रिलेशन होता है, जब पेड़ को देखता है तब इसको रिलेशन होता है। अब ये जो रिलेशन है कि थिंग्स जस्ट आर विदाउट रीजन एंड विदाउट एनी नेसेसिटी, थिंग्स जस्ट आर विदाउट रीजन और विदाउट एनी नेसेसिटी। अब ये जो रियलाइजेशन है उसको होती है, ये अपने आप में बड़ी टेरिफाइंग है, टेरिफाइंग है। क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर सारे लेबल हटा दूं, अपने से जुड़ी हुई कहानियां सारी हटा दूं, तो फिर मैं हूं क्या? क्या हूं मैं? ये टेरिफाइंग वो है एक रियलाइजेशन, लेकिन साथ ही साथ ही लिबरेटिंग भी है, लिबरेटिंग भी है। दोनों चीज़ एक साथ हो रही हैं इसके साथ, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि एनी से उसको मिलना था, एनी लेटर भेजा था, तो एनी से मिलता है ये। अब एनी से जब मिला, 10 साल बाद मिला है। एनी मैंने बोला खूबसूरत थी, एक्ट्रेस थी, लेकिन आज जब वो एनी को देखता है 10 साल बाद, अब एज हो गई है एनी की,
एनी ने वेट गेन कर लिया है, अब वो उतनी खूबसूरत है नहीं, और आज एनी का भी पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ बहुत चेंज हुआ है। अब एनी पहले जैसी नहीं है। एनी जो है अब वो परफेक्ट मोमेंट्स के बारे में नहीं सोचती, जैसे वो पहले सोचती थी ना कि प्यार होगा, ऐसे परफेक्ट मोमेंट्स बनेंगे, अब नहीं सोचती। वो मल्टीपल मैन के साथ रिलेशनशिप में आती है, उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती है, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है अब लाइफ का, क्योंकि उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के उसको होते हैं लाइफ में, क्योंकि एज हो रही है उसकी, तो उतने लाइफ में जो उसने अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंसेस किए, उसकी वजह से एनी में चेंज आ जाता है। जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का, जो उसकी आइडियोलॉजी है लाइफ की, उसमें चेंज आता है। अब वो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती थी कि वो परफेक्ट मोमेंट्स होते हैं और ये होते हैं वो होते हैं। वो साफ साफ बोलती है उसको, यार अब मैं वैसी नहीं रही हूँ जैसा तुम सोचते हो। अब जब वो ये चीज़ देखता है सामने उसको रकोटिन, तो उसको ये चीज़ ना हर्ट भी करती है, क्योंकि एक टाइम पे उसके साथ थी, उसका रिलेशनशिप था, उसको हर्ट करती है, बट साथ ही साथ उसको फिर एक दोबारा से लिबरेटिंग वाली फीलिंग आती है। दोनों चीज़ें इसको होती हैं एक साथ, अजीब से दो इमोशन चलते हैं। एक तरफ तो हर्ट भी होता है कि अब यार ये पहले ऐसी नहीं रही, लेकिन एक तरफ से उसको एक थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलता है। अब जो एनी है वो आप देखेंगे उसको एक माइलस्टोन की तरह यूज़ कर रही है। ठीक है, माइलस्टोन की तरह कैसे कर रही है, देखिए वो उसके थ्रू अपनी ज़िंदगी के सारे पैरामीटर्स देख रही है। उसको बेंचमार्क मान लिया उसने, रकोटिन को, एनी ने रकोटिन को एक बेंचमार्क माना है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं जो भी होंगी वो कंपैरिजन उसी से कर रही है। तो उसको वो एक माइलस्टोन की तरह काम कर रहा है उसके लिए। अब लाइफ में उसके कुछ भी अगर अच्छा होता है या कुछ भी ख़राब होता है एक्सपीरियंस एनी के, वो उसको कंपैरिजन करती है कि रकोटिन से मेरा जो रिलेशनशिप था ऐसे था, अब मैं किसी मैन के साथ रिलेशनशिप में आ रही हूँ तो उसको उससे कंपैरिजन करती है। लाइफ में से कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो उसका कंपैरिजन बिल्कुल रकोटिन के साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए थे उससे करती है। तो रकोटिन एज अ माइलस्टोन बन गया उसके लिए। वो बोलती है उसको कि तुम मेरे लिए एक माइलस्टोन हो, वो बेंचमार्क बन गया है, उसी से सारा हर चीज़ का कंपैरिजन कर रही है। तो ये जब चीज़ें वो उसको बोलती है तो मैंने बोला उसको हर्ट वाली फीलिंग भी होती है और उसको साथ साथ एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलता है। और साथ साथ उसको एक बात समझ में आती है कि यार ये जो मैं आइसोलेशन फील कर रहा हूँ ये सच में सच है, रकोटिन को लगता है, क्योंकि अब वो और आइसोलेट फील करता है, क्योंकि अब वो जैसा सोच के आया था कि शायद कुछ उसको रिलीफ मिलेगा, कुछ उसको एक सेंस ऑफ कनेक्शन मिलेगा, वो नहीं मिलता उसको एनी से। अब एनी चेंज हो चुकी है, 10 साल बाद मिला है, कम्प्लीटली चेंज है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे सेंस ऑफ आइसोलेशन का बढ़ता जाता है, तो ये जो काम कर रहा था रकोटिन, किताब लिख रहा था एक हिस्टोरिकल फिगर पे, इसको डाउट होता है कि मैं क्या किताब लिख रहा हूँ, मैं किसी आदमी की हिस्ट्री को लिखूँगा। बायोग्राफी का मतलब होता है आप किसी इंसान की एक हिस्ट्री लिख रहे हैं। वो कहता है हिस्ट्री को हम टैप कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को टैप करने की कोशिश करते हैं तो हम फिर वही इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नरेटिव, एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने ही पास के बारे में आप सोच लीजिए, आप 20 साल पहले कैसे थे, 30 साल पहले कैसे थे, तो आप क्या करेंगे, एक कहानी बनाते हो, आप अपने दिमाग में एक नैरेटिव बनाते हो। ठीक है, और उस टाइम पे पास में आप एग्जिस्ट कर रहे थे, तो जैसा आप एग्जिस्ट कर रहे थे वो तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप एक स्टोरी बना रहे हो। तो हम एज इट इज जैसी थी उस टाइम रियलिटी, उसे कभी कैप्चर नहीं कर सकते। ये उसको सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि ह्यूमंस ट्राई टू इम्पोज अ नैरेटिव ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस विच इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल। तो कहता है ये जो मैं हिस्ट्री लिखने बैठा हूँ, किताब लिखने बैठा हूँ, इसका कोई सेंस ही नहीं है, उसको वो चीज़ मीनिंगलेस लगती है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो वो अपना ये जो आइडिया है इसको रिजेक्ट कर देता है कि अब मैं हिस्ट्री लिखूंगा नहीं, वो लिखना छोड़ देता है जो बायोग्राफी लिख रहा था। अब एक तरफ तो सेंस ऑफ आइसोलेशन उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बीच बीच में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे शायद वो कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है ह्यूमन से। जैसे एक विमेन के वो टच में आता है जिसका नाम है फ्रैंकियोसे। फ्रैंकियोसे से वो कोशिश करता है, थोड़ा बातचीत होती है, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनता है, बट उसके बाद फिर उसको एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है। उसको लगता है कि यार अब मैं मतलब
कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा किसी से, ही फील्स डिसगस्टेड बाय इंटीमेसी, ये फीलिंग आती है। तो जिसको होप थी कि शायद किसी इंसान से तो कनेक्ट कर पाए, वो उसकी जो होप है वो ब्रेक होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक सीन आता है कैफ़े में। कैफ़े में क्या होता है, वो बैठा हुआ है रोकोटीन, और वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, लोगों को देख रहा है कि लोग कैसे आते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो भी है ऑब्जर्व कर रहा है। और अब वो देख रहा है कि कैसे इंसान एक रूटीन में बंधा हुआ है, वही रोज़ सुबह उठता है, वही ऑफिस जाता है, वही काम करता है, वही घर जाता है, फिर वही घर बार के काम, फिर सो जाता है, फिर यही करता है, फिर यही करता है, फिर रिपीट करता रहता है। तो वो कहता है इंसान कैसे रूटीन्स में बन जाता है, कैसे सेल्फ डिसेप्शन से बन जाता है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो कहता है ये सब सेल्फ डिसेप्शंस हैं इंसान के, जिसमें इंसान बंधा हुआ है। और क्यों बंधा हुआ है, क्यों सेल्फ डिसेप्शन में जी रहा है, क्यों रूटीन्स में जी रहा है? क्योंकि ही अवॉइड फेसिंग द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो अपनी होने की एब्सर्डिटी को, एग्जिस्टेंस में होने की एब्सर्डिटी को फेस नहीं करना चाहता। अब किस एब्सर्डिटी की बात कर रहा है सात्रे इस कैरेक्टर के थ्रू? इस एब्सर्डिटी को भी समझ लेते हैं। कैमू का भी एब्सर्डिटी बहुत तक ऐसा ही है, सेम ही एब्सर्डिटी है, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या है एब्सर्डिटी, इसको एक पॉइंट में समझते हैं, एक सिंपल लाइन में। एक तरफ तो नेचर है, यूनिवर्स है, जो इंडिफरेंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने से ना होने से, आपके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, नेचर का कोई मतलब नहीं है एज पर सात्रे। अभी सात्रे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब वो है या नहीं है नेचर इंडिफरेंट, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इस पर भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन सात्रे ये मानता है और कैमू ये मानता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि नेचर इंडिफरेंट है। ये सात्रे और कैमू का मानना है, मेरा नहीं है, ठीक है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है यहाँ। तो ये वो कह रहा है भैया नेचर इंडिफरेंट है, यूनिवर्स इंडिफरेंट है, और जो मैन है ये यहाँ अटक गया है, ये अटक गया है इस दुनिया में, जैसे बाकी सब चीज़ें। तो यूनिवर्स इनहेरेंटली मीनिंगलेस है, इंडिफरेंट भी है और इनहेरेंटली मीनिंगलेस भी है। इंसान यहाँ अटक गया है और इंसान मीनिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने आप में एब्सर्डिटी है, समझ रहे हैं आप? यूनिवर्स इंडिफरेंट है, यूनिवर्स इनहेरेंटली मीनिंगलेस है, इंसान इस यूनिवर्स में है जैसे बाकी सब चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, और वो इस इंडिफरेंट यूनिवर्स में, मीनिंगलेस यूनिवर्स में मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यही एब्सर्डिटी है, इसी को एब्सर्डिटी कह रहा हूँ, और यही जो रीज़न है उसके नौसिया फील करने का। इसी में पूरी फिलॉसफी खत्म हो रही है, कैमू की भी, एल्बर्ट कैमू की भी और सात्रे की भी। इसी कॉन्सेप्ट को समझेगा तो समझ जाओगे। ये जो पूरी कहानियाँ घुमा रहे हैं इसी के राउंड घुमा रहे हैं। जितनी भी इनकी फिलॉसफी है मैंने आपको 2 मिनट बता दी, मोटा मोटा देख लेना। जितनी भी कहानियाँ गढ़ेंगे, कितनी भी फिलॉसफियाँ लिखेंगे, इसी के राउंड घूमेगी आगे, इसी मेन फिलॉसफी के राउंड, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसको ये रिलेशन होता है कैफ़े में बैठे बैठे कि यार ये जो लोग हैं, ये जो रिपीटेड लाइफ जी रहे हैं और ये रूटीन में बंधे हुए हैं, सेल्फ डिसेप्शन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी एब्सर्डिटी को फेस नहीं करना चाहते, ये इस चीज़ को नहीं फेस करना चाहते जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब फिर वापस आते हैं सेल्फ टॉट मैन के डिसग्रेस के ऊपर। सेल्फ टॉट मैन का डिसग्रेस से मतलब क्या है? वो जो सेल्फ टॉट मैन था ना, जो लाइब्रेरी में मिलता था रोकोटीन को, एक दिन क्या होता है, वो जो सेल्फ टॉट मैन जो है एक यंग लड़के के साथ कुछ छेड़खानी कर देता है, ठीक है। अब वहाँ हल्ला मच जाता है और पब्लिकली उसको फिर ह्यूमिलेट किया जाता है क्योंकि गलत हरकत उसने की थी, ठीक है। तो वहाँ पब्लिकली हल्ला मचता है और उसको खूब सुना धुना के, खूब उसकी बेइज्जती करके सेल्फ टॉट जो मैन है उसको वहाँ से, टाउन से निकाल दिया जाता है। अब जब ये चीज़ होती है तो उसको बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि रोकोटीन को ये बात मालूम पड़ती है। रोकोटीन को लगता है यार ये वही सेल्फ टॉट मैन है जो भी थोड़े दिन पहले ऐसी बातें कर रहा था कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, यूनिवर्सल लव और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहा था कि जो इंसान है वो तो इनहेरेंटली बहुत अच्छा होता है, ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा है। बट जब वो ये चीज़ देखता है कि जो उसका बिहेवियर दिखता है सेल्फ टॉट मैन का, तो उसको लगता है एक तरह का मास्क है। इंटरनली ये जो इवेंट है ये रिवील करता है डार्क नेचर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स, और तब उसको समझ में आता है कि यार
ये बैड फेथ में जी रहा था। बैड फेथ क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है सातरे का कि आप जैसे हैं बहुत तक आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें, अब दुनिया के हिसाब से जीना शुरू कर दें। जैसे वो बता रहा है कि जो सेल्फ टॉट मैन है ये एक झूठी ज़िंदगी जी रहा था। वो जो ये सब बातें कर रहा था ना, यूनिवर्सल लव और प्यार फैले दुनिया में और बेटरमेंट हो जाए, ये हो जाए, वो क्या उसको समझ में आता है कि बैड फेथ है। बैड फेथ क्यों है? क्योंकि वो खुद उसमें बिलीव नहीं कर रहा है। जो उसके एक्शंस हैं वो बहुत अलग हैं, जो उसकी बातें हैं वो बहुत अलग हैं। तो यही सातरे बोलता है बैड फेथ में जीना, कि आपके इंटरनली आप कुछ और हो, जिंदगी आप कुछ और जी रहे हो, बातें आप कुछ और कर रहे हो। बातें, एक्शन ये मैटर नहीं करती। आपकी जिंदगी जो है वो आपकी रियलिटी दिखा देती है, कभी ना कभी वो दिखा देगी। तो ऐसे ही ये था, क्योंकि वो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, यूनिवर्सल लव, किताबें भी पढ़ रहा है, एक्शन भी उसके ऐसे हो रहे हैं, भैया किताबें भी पढ़ रहा है, दुनिया भर की किताबें पढ़ेगा, लेकिन फिर एकदम से ज़िंदगी झटका देती है और ऐसा इवेंट सामने आता है, तो जो अंदर की डार्कनेस वो बाहर आ जाती है। तो ये कहता है सातरे, ये बैड फेथ में जीना है। आप अपनी डार्कनेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपकी जो बहुत हद तक जो इनसाइड है आप उसको नहीं एक्सेप्ट करते, आप दुनिया के हिसाब से जीने लग जाते हैं। तो वो कहता है ये एक तरह का बैड फेथ है। ठीक है, तो जब वो इस रोकोटीन उसको देखता है तो उसको भी लगता है कि यार हर इंसान एक मास्क पहन के चल रहा है, बट पीछे तो उसका डार्क साइड है उसकी, और उस डार्क साइड को दबा के चल रहा है, छुपा के चल रहा है। और जैसे ही डार्क साइड बाहर आती है तो आदमी की कुछ और ही लाइफ हो जाती है। तो कहता है इसको, ये एक तरह का बैड फेथ में जी रहे हैं। इसको आप बहुत सिंपल टर्म्स में भी ले सकते हैं। इस अगर इवेंट को मैं हटा दूँ, इस एक्सपीरियंस को जो किताब में दिया है, मान लीजिए लाइफ में आप एक पर्टिकुलर टाइप की लाइफ जीना चाहते हैं या आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप जी बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट में रहें, आपकी बातें बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट में हैं, चाहते आप कुछ और हैं, इंटरनली कर आप कुछ और रहे हैं, ज़िंदगी आपकी कुछ और है, दुनिया के सामने कुछ और आप प्रेजेंट हो रहे हैं। तो कहता है सातरे ये है बैड फेथ में जीना। और सातरे कहता है बहुत तक लाइफ में जब हम बैड फेथ में जी रहे होते हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड लाइफ एज पर सातरे। अब फाइनली क्या होता है, एक फाइनल रियलाइजेशन होती है रोकोटीन को। फाइनल रियलाइजेशन क्या है, उसको ये बात समझ में आती है कहानी के नॉवल के एंड में कि एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। यही सातरे की एक लाइन में फिलॉसफी, यहाँ आप उसको भी कर सकते हो कंडेंस। एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस मतलब क्या है कि इस दुनिया में कोई प्री एग्जिस्टिंग पर्पस है नहीं। क्योंकि सातरे ऐसा क्यों बिलीव कर रहा है, सातरे एथीस्ट है। तो सातरे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग पर्पस नहीं है, आप सिर्फ होते हैं, आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, पर्पस आप खुद बनाते हैं, मीनिंग आप खुद ढूंढते हैं। है नहीं है कोई मीनिंग, इनहेरेंटली मीनिंगलेस है लाइफ, आप सिर्फ हो, पहले आप हो, अब आप यहां मीनिंग बनाओगे। तो इसलिए बोलता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एसेंस का मतलब मीनिंग है, पहले एग्जिस्टेंस आएगा फिर आप मीनिंग ढूंढेंगे, पहले आप हो फिर आप मीनिंग बनाओगे। प्री डिटरमाइंड नहीं है, कोई पहले से नहीं है कि आपको इस दुनिया में एक मीनिंग के साथ भेजा गया है, एक पर्पस के साथ भेजा गया है। ठीक है, अब सातरे इसमें क्यों बिलीव करता है, सातरे एथीस्ट है। सातरे रिलीजन में, डिवाइन में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब आप दोस्टोव्स्की के हिसाब से सोचेंगे या रिलीजियस माइंडसेट के हिसाब से सोचेंगे तो फिर पर्पस आ जाता है, क्योंकि फिर तो आपको एक पर्पस के साथ दुनिया में भेजा गया है। डिवाइन पावर ने आपको एक पर्पस के साथ दुनिया में भेजा है, एक मीनिंग के साथ दुनिया में भेजा है। पर सातरे क्योंकि एथीस्ट है, सातरे इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता। सातरे का मानना यह है कि जो इंसान है उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग पर्पस नहीं है, कोई उसका मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ है। जैसे बाकी चीज़ें, पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, वैसे ही आप भी हो। अब आप अपना मीनिंग यहाँ बनाओगे। ये ह्यूमंस की स्पेशलिटी है, क्योंकि बस ब्रेन ज़्यादा है, ब्रेन पावर ज़्यादा है। ये अपना मीनिंग पर्पस खुद बना सकते हैं। पेड़ पत्थर ये मीनिंग नहीं बना सकते, जानवर मीनिंग नहीं बना सकते। आप खुद बना सकते हो कि आपका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस है इंसानों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो ये है। फाइनली क्या होता है, फिर जो रोकोटीन है वो डिसाइड करता है कि भाई ये मैं हिस्ट्री किताब तो लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं हिस्ट्री को कैप्चर ही नहीं कर सकता। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है क्यों नहीं कर सकता वो कैप्चर। ठीक है, वो कहता है अब मैं खुद की अपनी नॉवल लिखूंगा, अपनी खुद की नॉवल लिखूंगा, अपनी जो मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो लिखूंगा। मैं हिस्ट्री को नहीं लिख रहा, छोड़ो उसको, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ उसके हिसाब से लिखूंगा। एक नॉवल लिखूंगा, खुद की लिखूंगा, खुद की नॉवल, खुद के आइडियाज़ होंगे। लोगों की मैं बायोग्राफी, हिस्ट्री वो नहीं कैप्चर कर रहा, वो आदमी जी चुका है, मुझे इसको मतलब नहीं है, और हिस्ट्री को मैं कैप्चर कर नहीं सकता। मैं तो अपना लिखूंगा, जो मैं अभी जी रहा हूँ, जो मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने खुद का मीनिंग ढूंढा है लाइफ में, उसको लिखूंगा, मैं अपनी खुद की लिखूंगा। तो कहता है मेरी लाइफ का मीनिंग यही होगा। रोकोटीन कहता है माई मीनिंग विल बी थ्रू द आर्ट।
नॉवल लिखेगा, राइटिंग करेगा, राइटिंग एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो कहता है मेरा जो लाइफ का मीनिंग है वो आर्ट के थ्रू निकलेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है रोकोटीन का मीनिंग ऑफ लाइफ वर्सेस सेल्फ टॉट मैन का मीनिंग ऑफ लाइफ। कैसे डिफरेंस है? डिफरेंस ऐसे है कि जो सेल्फ टॉट मैन है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पैसिवली कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ दिमाग में भरे जा रहा है, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन भरे जा रहा है, पैसिवली कर रहा है। लेकिन ये जो बंदा है, ठीक है, ये एक्टिवली करेगा। जब आप लिखते हैं तो आप एक्टिवली कर रहे हो कुछ, आप पैसिवली सिर्फ चीज़ें पढ़ नहीं रहे हो, आप एक्टिवली कर रहे हो। और जब तक आप एक्टिवली कुछ नहीं करेंगे क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस है। आप बोलेंगे नहीं तो जो सेल्फ टॉट मैन है उसने भी तो मीनिंग ढूंढा था, किताबें पढ़ पढ़ के मीनिंग ढूंढ रहा था लाइब्रेरी में, बट वो पैसिव तरीका है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। अब दूसरों की इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने अंदर लिए जा रहे हैं, दूसरों की इन्फॉर्मेशन सिर्फ अंदर अपने कैप्चर कर रहे हैं, बट आप खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। जब तक आप खुद से क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप खुद से अपना मीनिंग नहीं दे पाएंगे लाइफ का। आप दूसरों की लाइफ जो जी चुके हैं, जो उनका लाइफ का मीनिंग है, बस उसी को आप अपने दिमाग में भरे जा रहे हैं। आप सिर्फ पैरेट बन जाएंगे, यू विल बिकम अ गुड पैरेट बट यू विल नॉट बी अ क्रिएटिव पर्सन। दुनिया आपकी रिस्पेक्ट होगी, दुनिया को कहेगी वाह वाह बड़ा नॉलेजेबल है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी नॉलेज है, ये भी जानता है, फलाना भी जानता है, ये भी जानता है। जानते हो तो बहुत कुछ है, पर क्रिएट क्या किया? कुछ नहीं क्रिएट किया आपने। क्रिएट करने के लिए यू हैव टू बिकम एक्टिव, आपको एक्टिवली कुछ करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है सेल्फ टॉट मैन की मीनिंग का और उसके मीनिंग का, क्योंकि ये लिखेगा, लिखना एक एक्टिविटी है। फाइनली यहाँ पे नॉवल ख़त्म होती है। अब इस नॉवल में जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में बताता हूँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। पहला ये सात्रे का, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। क्योंकि सात्रे कह रहा है कि भाई तुम इस दुनिया में हो, अब तुम फ्री हो अपनी चॉइसेस लेने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी जो है खुद के अपने हिसाब से मीनिंग ढूंढ के उसको गोल डायरेक्शन दे सकते हो। तो यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री, तुम फ्री हो, अपनी चॉइसेस खुद ले सकते हो। पहला ये निकल के आता है। दूसरा, पीपल या थिंग्स दे सिंपली आर, सिर्फ हैं, देयर इज़ नो रीज़न फॉर देयर एग्जिस्टेंस। प्री एग्जिस्टिंग कोई रीज़न नहीं है उनका, पहले से कोई रीज़न लेके नहीं आए हैं। ये सात्रे का कहना है। ठीक है, इस किताब के थ्रू सात्रे की ये फिलॉसफी निकल के आती है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स ये निकल के आते हैं उसकी नॉवल से। तीसरा निकल के आता है बैड फेथ का, जो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल था सेल्फ टॉट मैन का, वो बोल क्या रहा था और वो ज़िंदगी क्या निकल के आती है उसकी। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, तो इसको बोलता है सात्रे बैड फेथ में जीना। फोर्थ, एब्सर्ड, जो एब्सर्डिज्म वाला कॉन्सेप्ट है सात्रे का, बहुत तक उस एल्बर्ट कैमू को बहुत तक वही सात्रे का भी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूनिवर्स इनहेरेंट है, इनहेरेंटली मीनिंग लैक करता है, यूनिवर्स इंडिफरेंट है और ह्यूमन इस दुनिया में मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिसको बोलता है एब्सर्डिज्म। फिर मैं बोलूँगा, आप देखेंगे ये किताब तो लिखी गई थी अराउंड 1938 में। इसके 5 साल बाद सात्रे ने किताब लिखी थी बीन एंड नथिंगनेस। ये बहुत ही फिलोसफिकल डेंस किताब है, लेकिन उसका जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, वो आपने अगर नौसिया समझ ली तो आप समझ जाएंगे। वो किताब बहुत फेमस है, एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ल्ड में, बीन एंड नथिंगनेस, और सात्रे नोबेल प्राइज विनर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलोसफिकली डेंस है वो, लेकिन उसका सेंट्रल आइडिया यही है। सेंट्रल आइडिया क्या है उस किताब का भी, कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन इन अ वर्ल्ड विदाउट इनहेरेंट मीनिंग, जो मैंने आपको समझा दिया अभी। ठीक है, तो ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इस किताब में सात्रे ने दिखाने की कोशिश करी है। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी है इस किताब के, ठीक है, वो बताता हूँ आपको। मैं नेट से निकाले थे कि क्या क्रिटिसिज्म है इस किताब के। क्रिटिसिज्म है कि बोला गया ये किताब बड़ी ड्राई है, मतलब पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जो प्लॉट है कोई ऐसा कुछ खास प्लॉट नहीं है, कुछ ऐसे एक्शन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, बड़ी ही ड्राई सी राइटिंग है, पहली चीज़ ये। सेकंड, लगता है जो कैरेक्टर है रोकोटीन का बड़ा ही पैसिमिस्टिक है, बड़ा पैसिमिस्टिक है, मतलब लाइफ को बड़ा ही नेगेटिवली देख रहा है, इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है, इस तरह से लग सकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो पहले तो ही पढ़े ना, अगर लाइफ में वैसे ही अगर आप लो फील कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो बिल्कुल ये किताब ना पढ़ें। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली चीज़ों में जाए ही ना, मैं तो बोलूँगा आपको। ठीक है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपको, ना जाएं उस तरफ, अननेसेसरी और दुखी हो जाएंगे। लेकिन अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्रिटिसिज्म इस किताब का ये है कि पैसिमिस्टिक है जो सेंट्रल कैरेक्टर है, और इमोशनली जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ड्रेन हो जाएंगे, कुछ है नहीं खास। ठीक है, और एक ही बात रिपीट कर रहा है सात्रे बार बार, वही फिलॉसफी है, वही पूरी किताब में बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और नाइलिस्टिक लगती है जो अप्रोच है कैरेक्टर की, वो बड़ी नाइलिस्टिक ओवरटोन है। ठीक है, सेंस ऑफ डिस्पेयर है, जब आप पढ़ेंगे तो एक, मैंने बोला ना, होपलेसनेस आएगी, रेदर देन गिविंग होप, ये आपको होपलेसनेस, डिस्पेयर वाली फीलिंग देगा ये नॉवल। इसलिए मैंने बोला अगर आप परेशान हैं, लाइफ में दुखी हैं, तो ये किताब बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक है, अब
किताब लिखी गई है 1930 में, तो एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि भैया तो 1930s में लिखी गई थी, ठीक है, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के पास वाला टाइम पीरियड था, तो आज तो दुनिया बदल चुकी है, बहुत अलग है, तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में हो सकता है ये जो आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, ये अब रेजोनेट ही ना करें, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और ये भी बोला गया है सार्त्रे को लेके कि सार्त्रे ने ये सब पॉइंट्स तो निकाल दिए कि भैया एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी है, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट जिसको बोला जाता है, एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर है, ये सब चीज़ें दिखा रहा है वो रोकोटिन के थ्रू, बट एक हार्डकोर हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक्शन क्या लेना है वो नहीं बता रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एक्शन ले आदमी वो कह रहे हैं कि सार्त्रे ये नहीं बताते हैं। सार्त्रे प्रॉब्लम तो निकाल के रख देते हैं कि भैया एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी है, ये है, वो है, उनके माइंडसेट से, लेकिन कोई हमें सेट गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। अब वो क्रिटिसिज्म वैलिड है नहीं वैलिड है, इस पर भी एक हर एक का अपना एक सब्जेक्टिव हो सकता है, हर आदमी एक अलग उस पर वो बना सकता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। आई एम नॉट डिमीनिंग द वर्क ऑफ सार्त्रे, ठीक है, क्योंकि अपने आप में क्लासिकल बुक है ये, बट मैं बता रहा हूँ कि ये एक जब आप डालेंगे इंटरनेट पे कि क्रिटिसिज्म ऑफ नौसिया बुक, तो क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक उससे एक इंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्रैक्टिकल, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये बोला गया सार्त्रे को। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितनी भी फिलॉसफी है सार्त्रे की है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं फिलॉसफी बता रहा हूँ तो मैं बिलीव करता हूँ उस पर, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ हो सकता है, कुछ पार्ट्स में बिलीव करूँ, कुछ पार्ट्स हो सकता है मैं बिल्कुल डिनाई करूँ। और साथ ही साथ जो मैं क्रिटिसिज्म भी कर रहा हूँ, ये इंटरनेट पे जो कलेक्टिव जो मुझे मिला क्रिटिसिज्म, वो आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना, मैं पर्सनली सार्त्रे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बताना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको लगने लगेगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अपने आप से बता रहा हूँ। नहीं, जब भी कुछ मैं अपने आप से बताऊँगा वहाँ मैं ऐड ज़रूर करूँगा कि ये मेरा मानना है, वो मैं बोलूँगा आपको वीडियो में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये था वीडियो। एक क्लासिकल बुक है, बहुत फेमस बुक है, और एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी में इसको काफ़ी एक बड़ा एक दर्जा प्राप्त है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।